दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन तो अपनी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला और 10-20 सालों के बाद सुनाई देने वाला एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कितना राष्ट्रीय है, कितना जनतांत्रिक है और कितना गठबंधन है? अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार ने, मोदी 3.0 ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं। 2 महीने में 2 छोटे छोटे संसद के सत्र हुए और इन सत्र में जिस प्रकार से विपक्ष की एकजुटता दिखी, चाहे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी हो, चाहे वो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी हो, इन सब को देखने के बाद साफ साफ दिखाई दिया कि एक तरफ से इंडिया गठबंधन, जिसमें महाराष्ट्र की भी पार्टियां हैं, दक्षिण की भी पार्टियां हैं, बिहार की भी पार्टी है, हर जगह की कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ संसद में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करती रही। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन का कुनबा बिखरा हुआ नजर आया और इस बिखराव के बीच अब चर्चा तो यहां तक शुरू हो गई है कि इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे शीश नवाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा सही और उपयुक्त वर्ड यह है कि उस गठबंधन के साथ खड़े होने के लिए अब कई सारे दलों ने पुनर्विचार और मंथन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अंदर खाने मंथन चलने शुरू हो गए हैं कि कौन कब एनडीए के जहाज से कूदेगा, कौन पहले कूदेगा, कौन किसके साथ, यानी 2-3 दल एक साथ कूदेंगे और कौन बिना बताए कूदेगा। हालात यहां तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हालात बने कैसे? अब इन हालातों पर गौर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्या रोल बैक करती है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जेपीसी की बात और कंसल्टेशन की बात करती है? बातचीत कर सहमति की दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयास करती रही है? एक अकेला कितनों पर भारी, यही सूत्रवाक्य रहा है नरेंद्र मोदी का। और एक अकेला कितनों पर भारी को जब कई सारी बैसाखियों की जरूरत पड़ी कि इन बैसाखियों के साथ एक अकेला कितनों पर पेंडुलम की तरह झूलते हुए भारी, ये हालात जब बनते हुए दिखाई दिए तो उस हालात के पीछे के कारणों पर भी एक नजर दौड़ाना जरूरी हो जाता है। याद कीजिए संसद का अभी का बजट सत्र, और इस बजट सत्र में उस वक्त तक हिंडनबर्ग नहीं आया था। उस वक्त तक सेबी की चीफ को लेकर के हिंडनबर्ग का खुलासा नहीं आया था कि अडानी ग्रुप के साथ इस तरह के कथित संबंध हैं। लेकिन संसद का सत्र समय से पहले खत्म किया गया और उस संसद के सत्र में क्या हुआ, सत्र के बाद क्या हो रहा है, ये जरा सिलसिलेवार ढंग से देखिए कि जो हो रहा है क्या उसे भाजपा के सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बेचैन हैं? और इन बेचैन सहयोगी दलों के सहारे, इन बेचैन पार्टनर्स के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक टिकेगी? इसके लिए एक एक दलों का हाल मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात होती है चंद्रबाबू नायडू, जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है, 16 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार की बैसाखी बना हुआ है। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, यह कहने की बात नहीं है, वो सहज हो ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने, मोदी 1.0 में साथ साथ सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद समर्थन वापस लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की नौबत इसी पार्टी को आई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चंद्रबाबू नायडू को जेल जाने की भी नौबत आई। और इन सब से आगे बढ़कर जो उनके राज्य की इच्छा है, जिस प्रकार से कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के लिए वो रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से वर्ल्ड क्लास स्टेट कैपिटल अमरावती को बनाना चाहते हैं, जिस आईटी हब यानी हैदराबाद को बहुत शिद्दत से उन्होंने बसाया, और वो जब तेलंगाना के पास चला गया तो हैदराबाद से भी बड़ा एक आईटी हब क्रिएट करना चाहते हैं। तमाम चीजें वो चाहते हैं और इसके लिए दिल्ली से जो मदद चाहिए आप जानते हैं। जितनी मेहरबानी गुजरात पर बरती जाती है, बुलेट ट्रेन से लेकर वर्ल्ड कप तक और गिफ्ट सिटी से लेकर तमाम दूसरे मामलों तक, नमस्ते ट्रंप तक, उस तरह की मेहरबानी
उसकी आधी मेहरबानी भी चंद्रबाबू नायडू के साथ होने नहीं जा रही है। ये बात नायडू जानते हैं। और इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक तब हुई जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर तनातनी का माहौल था, गर्मा गर्म बहस चल रही थी। और उस दरमियान सबने देखा कि टीडीपी का रुख एक तरह से इंडिया गठबंधन के रुख के साथ मिलता जुलता था। यूं कहें कि उसका समर्थन करने जैसा था कि इस पर एक व्यापक डिस्कशन के लिए, एक बड़ी विस्तृत चर्चा के लिए इसे जेपीसी में जाना चाहिए। और जब यह बिल जेपीसी में गया, मजबूर हो गई ये सरकार, वो नरेंद्र मोदी की सरकार जेपीसी में भेजने पर मजबूर हो गई जो किसान बिलों को आनन फानन में पास कराती थी। 13 महीने दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर किसान बैठे हुए थे। उन्हें भाजपा के लोग खालिस्तानी मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे, बावजूद सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं थी। 13 महीने बाद तब झुकी थी जब यूपी का चुनाव आया था। लेकिन यहां तो 13 घंटे से भी कम समय में सरकार झुक गई। यहां तो संसद के अंदर बिल को रखने के बाद ही सरकार को झुकना पड़ गया और जेपीसी में भेजना पड़ा, जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली जेपीसी में। तो चंद्रबाबू नायडू की मांग यहां पूरी नहीं होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू शरद पवार और डीके शिव कुमार के दोस्त हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वो सीताराम येचुरी के दोस्त हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और सेकुलर धारा की राजनीति उन्होंने ज्यादातर मौकों पर की है, यूं कहें कि हमेशा की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो तब गए जब अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में एनडीए और सरकार, यानी गठबंधन और सरकार, इन दोनों का एक उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष माना जाने वाला चेहरा ऊपर चस्पा था। आज वो चेहरा चस्पा नहीं है। आज चेहरा नरेंद्र मोदी का चस्पा है। आज चेहरा अमित शाह का चस्पा है। आज चेहरा मोदी को देवताओं का देवता बताने वाले जेपी नड्डा का चस्पा है। और इन चेहरों के साथ चंद्रबाबू नायडू को एनडीए के खूंटे से बांध कर रख पाना, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मौजूदा भाजपा नेतृत्व की बस की बात नहीं है, खासकर तब जब इंडिया गठबंधन बाहें फैलाए खड़ा हो। जरा चंद्रबाबू नायडू से आगे देखते हैं, नीतीश कुमार। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया। 12 सांसद उनकी पार्टी के हैं। चंद्रबाबू नायडू जैसी हालत उनकी है नहीं, जहां वन साइडेड समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू को तो भाजपा के समर्थन की जरूरत भी नहीं है। उन्हें 3/4 बहुमत अकेले ही मिला हुआ है वहां की विधानसभा में, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। लेकिन नीतीश कुमार के साथ गिव एंड टेक वाला रिश्ता है। बिहार में भाजपा की बैसाखी पर नीतीश कुमार की सरकार, तो दिल्ली में नीतीश कुमार की बैसाखी पर भाजपा की सरकार। नीतीश कुमार को तो बैसाखी मिल जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और पूरे इंडिया अलायंस की बैसाखी मिल जाएगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट भाजपा को मिलेगा? जी नहीं। और नीतीश कुमार की पार्टी किस प्रकार से, जब ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार का पक्ष लेने का प्रयास किया, उसके बाद पटना से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई और मामला जेपीसी में जब भेजा गया तो कहा गया कि इसके पीछे न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू बल्कि नीतीश कुमार का भी एक बड़ा दबाव है। ललन सिंह को पार्टी के फोरम पर जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उनसे जवाब तलब भी किया गया कि आखिर इस मुद्दे पर आपने सरकार का बचाव क्यों किया। पटना में विजय चौधरी, जो नीतीश कुमार सरकार के मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपीसी में भेजने के फैसले का स्वागत किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है। आरक्षण बढ़ाने का फैसला, जाति जनगणना का फैसला, और उस जाति जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को जो नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने मंजूरी दी थी, उस पर हाई कोर्ट के द्वारा उसे रद्द कर दिया जाना और फिर नीतीश सरकार की मांग कि इसे 9 शेड्यूल में डाला जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी का दूरी बनाना एक अलग मुद्दा है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिला नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। वो अलग खार खाए बैठे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से बेहतर ऑफर और बेहतर डील का इंतजार हो रहा है कि आखिर वहां किया जाए तो क्या किया जाए। लेकिन बात सिर्फ इन 2 दलों की नहीं है। एक और पार्टी को आपने देखा है, एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेकुलर, नाम में ही सेकुलर लगा है, लेकिन भाजपा का हिस्सा हो गए, भाजपा के गठबंधन का हिस्सा हो गए। भाजपा का हिस्सा नहीं, भाजपा के गठबंधन का हिस्सा। और एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे, वो मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए। और जब मंत्री बन गए, बीजेपी राज्य में उनके साथ मिलकर चलने की बहुत कोशिश कर रही है, क्योंकि
वहां पर जिस प्रकार से बिसात बिछी हुई है, उस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा सियासी स्पेस, लोकसभा में भले सीटें ज्यादा मिल गई लेकिन स्पेस राज्य की राजनीति में कम होता जा रहा है और उन्हें जेडीएस की बैसाखी की सख्त जरूरत है। उस दौर में कुमारस्वामी ने भी झटका दिया है, मान मनोबल पर वो मान गए हैं। पहले तो मंत्री बनते ही उन्होंने मोदी सरकार में, गुजरात में कब कैसे क्या हुआ, पूर्व की सरकारों में, पूर्व की नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार में, इन सब पर सवाल ही उठा दिए बेंगलोर के कार्यक्रम में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु मैसूरू यात्रा बीजेपी करना चाहती थी अपने सहयोगियों के साथ कर्नाटक में, उस यात्रा से हाथ झटक लिया। बहुत मान मनोबल के बाद किसी तरह से वो तैयार हुए। तो ये मान मनोबल का दौर कब तक चलेगा उस पार्टी के साथ जिस पार्टी के नाम में ही सेकुलर लगा हुआ है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब चलते हैं उस राज्य में जहां सबसे पहले चुनाव है और जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के पास 8 सांसद हैं, 7 एकनाथ शिंदे के, 1 अजीत पवार के। अजीत पवार के लिए रक्षाबंधन का त्योहार नरेंद्र मोदी के गठबंधन को तोड़ने जैसा तो साबित नहीं होगा। सार्वजनिक तौर पर अजीत पवार ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अपनी पत्नी को, सुनेत्रा पवार को, सुप्रिया सूले के खिलाफ यानी उनकी चचेरी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाने का फैसला एक गलत फैसला था और इस फैसले से वो स्वीकार करते हैं कि गलती हुई थी। रक्षाबंधन के दिन वो जा रहे हैं, तो क्या रक्षाबंधन के दिन इंडिया गठबंधन के साथ जाने का भी फैसला हो जाएगा? हो सकता है उस दिन ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में यह भी हो सकता है, विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। तो उनकी पार्टी के भी एक सांसद है जो कहीं भी जा सकते हैं, जिधर अजीत पवार जाएंगे उधर जाएंगे। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हालात दिख रहे हैं, उन्हें शरद पवार और सुप्रिया सूले के साथ ही जाना पड़ सकता है। कोई दूसरा चारा महाराष्ट्र की राजनीति में उनके एकमात्र सांसद के लिए बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो अजीत पवार मोदी के साथ रहे, अमित शाह के साथ रहे। जहां अमित शाह कहते हैं कि अजीत दादा सही जगह आ गए हैं, भले पहले चक्की पिसिंग की बात उनकी पार्टी के लोग करते रहे हो, अब जब वो सही जगह आ गए हैं तो उनके सांसद भी क्या सही ठिकाना तलाश रहे हैं? ध्यान रखिए, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 12 सांसद नीतीश कुमार के, 28 सांसद हुए, 2 सांसद जनता दल सेकुलर के, 30 सांसद, 1 नंबर 31 सांसद अजीत पवार के। और अब जो सबसे बड़े सहयोगी दलों की सूची में तीसरे नंबर पर है एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना के सांसद। और एकनाथ शिंदे की पार्टी की क्या हालत है महाराष्ट्र में, जनमत किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, यह महाराष्ट्र के किसी नुक्कड़ पर, किसी चाय की दुकान पर, किसी ढाबे पर खड़े होकर के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र किधर जा रहा है। लोकसभा चुनाव तो ट्रेलर था, विधानसभा चुनाव में पूरी स्क्रिप्ट एक बड़ी फिल्म के साथ आपको जनता के द्वारा दिखाई जाएगी, यह बात करीब करीब तय है। तो शिंदे गुट के सांसदों के अंदर भी यह भावना है कि वो चुनाव के बाद करेंगे तो क्या करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद शिंदे गुट के 7 लोग जो चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, उन 7 लोगों का क्या सियासी भविष्य होना है और किस पार्टी के साथ उनका सियासी भविष्य सुरक्षित है, ये बात अब बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले तौर पर हो रही है कि शिंदे गुट के सांसद कहां जाएंगे। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अगले 2-2.5 महीने में हो जाना है, सबके सामने नतीजा आ जाएगा। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के हालात थे उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दस्तरखान उठता हुआ दिख रहा है। सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का पहले तो तालमेल बिठाना मुश्किल, और तालमेल यदि बैठ भी गया तो बीजेपी जो अपनी सीटों को 50 पार करते हुए शायद न देख पाए, वो अपने सहयोगी दलों की सीटों को 10 के आंकड़े तक भी, दर्जन भर में पहुंचा पाने की स्थिति में है। ये बात हमारे महाराष्ट्र के दर्शक, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक तरफ शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, एक तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई। विधायकों के मामले में उद्धव ठाकरे पर रिजर्वेशन है उनका कि जो लोग धोखा देकर गए उनको नहीं लेंगे, लेकिन ये रिजर्वेशन सांसदों के मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी खुलकर भले ही कुछ ना बोले, लेकिन ये रिजर्वेशन नहीं है कि उनको नहीं आने देंगे। सांसदों के स्वागत का बोर्ड लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद लगा हुआ मिल सकता है। तो ये 38 सांसदों का पूरा कुनबा जब साथ दिखाई दे
तो फिर चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, इन दोनों के बारे में कोई कुछ कहे ना कहे, जयंत चौधरी का रुख क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि विनेश फोगाट का मुद्दा हो, किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों ने जयंत चौधरी के पूरे चुनावी और जमीन को हिला रखा है। और जब जमीन हिलती नजर आए तो उनके भी 2 सांसद कहां जाएंगे, नजर उस पर भी रखनी होगी। इंडिया गठबंधन इन 40 सांसदों के लिए खुलकर तैयार बैठा है। इन 40 सांसदों की पार्टी के सुप्रीमो के साथ भी बेहतर डील करने के लिए खुलकर तैयार बैठा है। और अब तो बात मुहूर्त की हो रही है कि क्या वो मुहूर्त महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के विधानसभा चुनाव का नतीजा है, यानी नवंबर का महीना है, या वो मुहूर्त कोई और है। देखते जाइए। इंडिया गठबंधन के अंदर जो खेल चल रहा है वो तेल देखो तेल की धार देखो वाला है। एनडीए गठबंधन के अंदर जो खेल चल रहा है वो गठबंधन कम लठबंधन ज्यादा दिख रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की चाणक्य नीति, और हालत तो यह है कि बीजेपी के अंदर बीजेपी अब तक अपना अध्यक्ष नहीं तलाश पाई है कि वो अध्यक्ष किसे बनाए। तो इस हालात में जो इनसाइड स्टोरी है वो यही है कि एनडीए गठबंधन ना तो संसद में एकजुट दिख रहा है और न ही वो इंडिया गठबंधन की एकता को तोड़ पा रहा है। ऊपर से महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड का चुनाव सामने है। ईडी अब साकेत गोखले जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं वहां तक पहुंच गई है। तो ईडी का मामला भी, ईडी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, भले ही मनीष सिसोदिया छूट गए हो। तो ईडी थमने का नाम न ले, तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में घेरने की तैयारी हो, और नीतीश कुमार बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे हो, चंद्रबाबू नायडू अपने लिए सेकुलर राजनीतिक जमीन तलाश रहे हो, सिंधे गुट के सांसद, अजीत पवार के सांसद और जयंत चौधरी एंड एचडी कुमारस्वामी की पार्टी वो अपने सियासी भविष्य को इस देश के सेकुलर फैब्रिक के दायरे में देखने पर, अपने इलाके के जमीनी हालात को देखते हुए, चाहे साउथ कर्नाटका के वो कलिंगा बेल्ट का वो कलिंगा अल्पसंख्यक राजनीति, उस इक्वेशन जो जेडीएस की जमीन हुआ करती है, उस इक्वेशन का मामला हो, या जयंत चौधरी के इलाके में जाट मुसलमान एकता की बात हो, हर जगह राजनीति गंवाना और मंत्री पद गंवाना, इन दोनों के बीच जब नेता के सामने विकल्प चुनने की बात आती है तो याद रखिए, नेता हमेशा कुर्सी गंवाना पसंद करता है, क्योंकि कुर्सी तो फिर मिल सकती है, वो भी मंत्री पद की कुर्सी कभी भी मिल सकती है अगर संसद की सदस्यता है तो। लेकिन सियासी जमीन उखड़ गई तो मंत्री पद छोड़िए पार्षद बनना भी मुश्किल हो जाता है। और यही डर इन सभी पार्टियों को, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, एचडी देवेगौड़ा और कुमारस्वामी की जेडीएस हो, अजीत पवार की पार्टी हो, या एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद हो, इन सब के सामने जो डर है, उस सियासी डर के बीच इंडिया गठबंधन ने बहुत सावधानी से जो पत्ते फेंटे हैं, ब्रॉडकास्ट बिल वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को, यूं ही नहीं फैसला हुआ है, कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तो सीधे सीधे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मुश्किल परिस्थितियों में सत्ता में टिका कर रखो, इस रणनीति पर चलने की नौबत यदि आई है तो सहयोगी दल तो पुनर्विचार की प्रक्रिया में जाएंगे ही, क्योंकि उन्हें भी अपनी राजनीतिक जमीन खोने का डर है। देखते जाइए क्या होता है। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा राजनीतिक खेल देखने को मिल सकता है और उस खेल की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।